Hi everyone, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया था कि सेट का जो है मैंने लेक्चर 1 एंड 2 मैंने पढ़ा दिया है पहले से। तो लेक्चर 2 में जो लास्ट टॉपिक मेरा था वो था सबसेट के बारे में। ठीक है, क्या था? सबसेट के बारे में। अच्छी बात है। अब बात है सबसेट क्या होता है। मैंने आपको कल बताया था सबसेट क्या होता है। एक सेट से निकाला गया सेट, कोई अगर सेट है और उसी सेट के कुछ एलिमेंट को क्या करें, निकाल के टेकन आउट सम एलिमेंट, है ना, taken out some element from a given set and form a new set and formed a new set। मतलब कोई सेट अगर दिया गया है उससे कुछ एलिमेंट आप क्या करिए, टेकन आउट करिए, निकाल लीजिए, और वहां से निकालने के बाद उसी एलिमेंट को लेके एक नया सेट बनाइए। तो वो क्या कहलाता है भैया? सबसेट कहलाता है। ठीक है, क्या होता है? सबसेट। इसी कोई सेट मेरे पास अगर ए है, उसके पास 4 एलिमेंट बस सपोज करिए यहां पर है ए बी सी, और मैंने क्या किया कि सेट ए से 2 एलिमेंट मैंने चूज किया बी एंड सी। ये जो हमारा होगा सेट बी क्या कहलाएगा भैया? सबसेट कहलाएगा किसका? ए का। क्या होगा? सेट बी इज कॉल्ड सबसेट ऑफ ए। यहां से डिफाइन में किया था कि इफ ए एंड बी आर 2 सेट्स एंड every element of B exists in set A, then in this case B is the subset of A। ठीक है, ओके, ये हम बताए थे। और मैंने कहा था कि अगर B A का अगर सबसेट है तो मैंने कैसे इसको शो करना है भाई? ऐसे। और ऐसे केस में जो रहेगा A यहां पे हो जाता है सुपर सेट। ओके, ये चीज आपको दिमाग में रखनी है। नंबर 1 चीज। सेकंड चीज क्या था कि अगर जो है मेरे पास अगर 2 सेट हैं ए एंड बी, अगर ये आपस में म्यूचुअली क्या है, नॉट इक्वल है, तो आप जो इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे डिफाइन आप कर सकते हैं। ऐसे केस में जो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बी आपका स्मॉल सेट है, तो इसको आप पहले क्या करिए, बी को यहां लिखिए ऐसे। ठीक है, ये जो हमारा बी होता है ना, इसको हम कभी कभी बोल देते हैं भैया प्रॉपर सबसेट। क्या बोलते हैं? प्रॉपर सबसेट। ये आपको 2 पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए। और थर्ड क्या है, अगर सपोज करिए कि मेरे पास अगर 2 सेट अगर आपस में अगर इक्वल दिए गए हैं, तो यहां से क्या होगा, इट मीन्स A is the subset of B and also B is the subset of A। ये दोनों आपस में क्या होंगे? सबसेट होंगे एक दूसरे के। ठीक है ना, A एंड B, ये चीज है। तो 3 पॉइंट आपको जो है नोट करना है, नोट डाउन कर लीजिए इसको, ये दिमाग में रहे कि ये चीजें अगर है तो होती हैं। ठीक है, सिंपली बात क्या है कि जो सेट बड़ा होता है ना उसको हम लोग सुपर सेट ही बोलते हैं। ठीक है, जनरली अगर देखा जाए तो सुपर सेट बोलेंगे। यहाँ पे कंडीशन क्या होती है, अगर मेरे पास कोई अगर एक्स एलिमेंट अगर बिलोंग करता है ए में, तो वो क्या बिलोंग करेगा? बी में बिलोंग करेगा। यहाँ पे अगर एक्स एलिमेंट अगर कोई एक अगर है, ये कोई कंपल्सरी थोड़ी है कि ए जो एक्स जो इसमें बिलोंग करेगा। भाई हो सकता है इसका कोई अदर एलिमेंट बी के अंदर हो, है ना, ए का कुछ अदर एलिमेंट क्या हो, बी के अंदर हो, है ना। तो ये चीज है। यहाँ पे क्या होता है ना कि 2 सेट, हमने क्या कहा था कल कि अगर 2 सेट अगर आपस में है, अगर एक सेट एक का दूसरे का सबसेट अगर है, तो इसमें मैक्सिमम पॉसिबिलिटी क्या बन सकती है कि जो सबसेट होगा उसके सारे एलिमेंट जो हो सकते हैं सेट ए के, है ना, गिवन सेट के, या तो कम से कम सेट, मतलब कि अगर मैंने ए के पास लेट सपोज दैट अगर ए के पास सपोज करिए 3 एलिमेंट है, तो अगर हम 3 एलिमेंट है और बी के पास कितने मैक्सिमम एलिमेंट है? 2 एलिमेंट है, जो कि एक सबसेट है किसका? ए का। तो ऐसे केस में जो है आपको पता है कि बी के सारे एलिमेंट जो है वो किसके अंदर है? ए के अंदर है कि नहीं है। तो सबसेट में क्या होगा ना, जो सबसेट होगा उसके अंदर गिवन सेट के सारे एलिमेंट तो हो सकते हैं, मे बी हो सकते हैं, ये बनती पॉसिबिलिटी। मतलब ए से कम एलिमेंट हो सकते हैं सेट ए के, या तो पूरे एलिमेंट हो सकते हैं सेट बी में। ठीक है,
लेकिन क्या कभी ऐसा हो सकता है क्या कि अगर सेट ए में अगर 3 एलिमेंट हैं और मैंने क्या किया कि एक सेट बी लिया जो कि ए का सबसेट है, तो क्या कभी ऐसा हो सकता है क्या कि द नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी इज मोर देन नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी? ऐसा कभी हो सकता है क्या कि जो सेट बी के जो एलिमेंट होंगे वो क्या ए से कभी मोर देन कभी हो सकते हैं क्या? नहीं ना। तो मतलब सबसेट होने के लिए क्या होता है कि भैया जो सबसेट होगा वो गिवन सेट के सारे एलिमेंट को एग्जिस्ट करेगा। अदरवाइज अगर ऐसा नहीं भी करता है तो या तो सब के सब एलिमेंट इसके पास होंगे या कम से कम एलिमेंट इसके पास होंगे, है ना। इसका मतलब अगर जो सबसेट है गिवन सेट का, इन दोनों के एलिमेंट आपस में इक्वल हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ पे जो हल्का सा यहाँ पे इक्वल के बारे में यहाँ पे बताया गया कि इक्वल का सिंबल यहाँ पे यूज कर देते हैं, ठीक है। और ये देखिए क्या है कि ये जो है बिल्कुल अलग है, यानी कि अगर ए और बी बिल्कुल अलग अलग, यहाँ पे मतलब क्या पॉसिबिलिटी है कि बी का जो एलिमेंट सारे होंगे वो हमेशा ए से क्या होंगे, कमी होंगे। जो नंबर ऑफ एलिमेंट जो बी के अंदर होगा वो क्या होगा, हमेशा ए से कमी होगा, ठीक है। तो ऐसे केस में जो बी आपका बनता है सबसेट, उसको हम समटाइम्स यू कैन से दैट प्रॉपर सबसेट, ठीक है। ओके, बात समझ में आपको आ गई। थर्ड पॉइंट क्या था मेरे पास, अगर टू सेट अगर आपको इक्वल प्रूव करने हैं, सेट ए एंड बी प्रूव दैट इक्वल सेट, तो इन केस क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू प्रूव दैट, है ना, विल हैव टू प्रूव दैट, हमको ये करना पड़ेगा क्या प्रूव करना पड़ेगा कि जो बोथ सेट हैं म्यूचुअली यानी कि सबसेट टू ईच अदर, ठीक है ना, सबसेट टू ईच अदर। ये चीज आपके पास होनी चाहिए दिमाग में। चलिए हम आगे चलते हैं, सबसेट के बारे में हो गया। अब हम जो है बात करते हैं कुछ सेट के बारे में। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक सेट होता है, आप बोल सकते हैं डिस्टिंक्ट सेट भी आप कह सकते हैं, क्या, डिस्टिंक्ट सेट या डिफरेंट सेट। चलिए हम बात करते हैं डिस्टिंक्ट सेट। हमने क्या बताया था कल आपको कि एक हमने बताया था इक्वल सेट क्या होते हैं ना, इक्वल सेट क्या होते हैं आपको पता ही है। अभी मेरे पास है क्या, डिस्टिंक्ट सेट है, यानी कि अलग अलग सेट, मतलब दो सेट ऐसे हो कि जिसके एलिमेंट किसी से मैच नहीं करते हो, बिल्कुल अलग अलग है। यानी कि अगर इसके अंदर ए और बी एलिमेंट सपोज करिए है और एक सेट मेरे पास बी है, इसके अंदर क्या है 1 2 3। यहाँ पे क्या देखिए, यहाँ पे सेट ए का जो एलिमेंट है ना तो बी से बिलोंग करता है, ना तो सेट बी का एलिमेंट ए से बिलोंग करता है। और यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ जो एलिमेंट है सेट के अंदर कितने हैं भैया, 2 है। और यहाँ पे जो नंबर ऑफ एलिमेंट बी में कितने हैं, यहाँ पर 3 है। यानी ना तो नंबर ऑफ एलिमेंट यहाँ पे जो बिलोंग करते हैं टू ईच अदर, ना ही इसके एलिमेंट। देखिए एलिमेंट का नाम क्या क्या होता है, एलिमेंट कहिए, अदरवाइज कंपोनेंट कहिए, अदरवाइज क्या बोल सकते हैं, मेंबर बोल सकते हैं, ठीक है। तो 3 नाम का आप कर सकते हैं। चलिए तो यहाँ पे देखिए चीजें आपकी हो गई, यानी कि ऐसे केस में क्या कहलाएगा, ए एंड बी आर डिस्टिंक्ट सेट्स। क्योंकि देखिए डिस्टिंक्ट सेट कब होगा, जब एटलीस्ट 2 सेट्स आप जो है चूज करेंगे और कंपैरिजन करेंगे उनके एलिमेंट और नंबर ऑफ एलिमेंट के बारे में, ठीक है ना, तब जाके मालूम पड़ेगा कि ये सेट कैसा है, डिस्टिंक्ट है या नहीं है ना। ये देखिए आपके पास, इसको आप अच्छे तरीके से नोट डाउन कर सकते हैं, क्लियर। अब बात करते हैं डिफरेंस ऑफ सेट्स, डिफरेंस ऑफ सेट्स के बारे में बात करते हैं। देखिए काफी जो है बेहतरीन टॉपिक हमारा है। और मैंने बोला कि डिफरेंस ऑफ सेट्स, मैंने क्या बोला, डिफरेंस ऑफ सेट्स, ये टॉपिक नंबर मेरा नेक्स्ट है। आप यहां पे देखिए 2 सेट लिए जाएंगे और उनका डिफरेंस किया जाएगा। सपोज करिए मेरे पास लेट 2 सेट्स A and B are given, okay। एंड अगर हम यहाँ पे एज्यूम करते हैं कि a माइनस बी लिया गया, सपोज करिए यहाँ पे हमने क्या लिया, a माइनस बी, या अदरवाइज
बी माइनस ए। ये जो है आपको लिखा गया ए माइनस बी माइनस ये, यही क्या है, यहां पे देन कर दीजिए, देन। इसका नाम क्या होता है भैया, डिफरेंस ऑफ सेट्स होते हैं। क्या होते हैं, डिफरेंस ऑफ सेट्स। अब इसकी मीनिंग क्या है, देखिए ए माइनस बी, यानी कि जो सेट ए के जो एलिमेंट हैं वो बी के अंदर नहीं हो सकते, और सेट बी का जो एलिमेंट है यहां पे वो ए के अंदर नहीं हो सकता। अगर ऐसा कभी केस अगर हुआ, सपोज करिए मेरे पास अगर समथिंग दैट, अगर यहां पे ऐसे लिखा गया है ए माइनस बी, सच एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, है ना, सच एलिमेंट ऑफ सेट ए डज नॉट एग्जिस्ट इन सेट बी, इन सेट बी, यानी कि सेट ए का जो एलिमेंट है वो बी के अंदर नहीं हो सकता, ऐसा चीज यहां पर लिखा गया। अगर मेरे पास एक एलिमेंट है x बिलोंग टू, अगर a है, a में अगर x है, a सेट में अगर कभी भी x अगर एलिमेंट अगर है, तो वह एलिमेंट क्या होगा, b के अंदर तो बिल्कुल नहीं हो सकता। क्लियर, ये होता है इसका मीनिंग। इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। सेकंड क्या है, अगर मेरे पास अगर b माइनस अगर a लिखा गया है ऐसे, तो अगर मेरे पास अगर सेट बी में कोई अगर एलिमेंट x है, तो वह एलिमेंट क्या होगा, बी के अंदर नहीं एग्जिस्ट कर सकता। ठीक है, अब चलिए यहां पे हम कुछ एग्जांपल लेते हैं, तब ज्यादा समझ में आपको आएगा। ठीक है, चलिए चलिए बात करते, मेरे पास सेट अगर ए है 1 2 3 4, let set A has 4 elements, okay, and set B has 2 elements, okay। अगर यहाँ पे मैं बात करूंगे A माइनस बी, अगर आपको फाइंड करना तो क्या बोलेंगे, A का वो एलिमेंट, सच एलिमेंट इन सेट B डज नॉट एग्जिस्ट इन सेट B। ऐसा कौन सा एलिमेंट जो है ए का है जो बी के अंदर नहीं है, तो कौन कौन से एलिमेंट होंगे भैया, 1 एंड 2। क्या हो जाएगा, 1 एंड 2। अगर यही बोलो कि बी माइनस ए क्या होने वाला है, तो क्या बोलेंगे आप, सेट बी का वो एलिमेंट्स कौन कौन सा है जो ए के अंदर नहीं है, जो ए के अंदर नहीं है, मतलब बी का वो एलिमेंट जो ए के पास नहीं है। अब अच्छा मुझे बताइए कि बी का कौन कौन सा एलिमेंट है जो ए में नहीं है, बोलिए। यहां से क्या दिख रहा है भैया कि ए का वो एलिमेंट जो बी के पास नहीं है। ए का एलिमेंट क्या है, ऐसा तो है, ये है, लेकिन यहाँ पे क्या बी का कोई एलिमेंट ऐसा दिख रहा है जो ए के पास नहीं है, भाई सब के सब है ना, जिसका मतलब यहाँ पे क्या निकल जाएगा भैया, फाई, इम्पटी सेट हो गया। क्या हो गया, ये इम्पटी हो गया भैया, यहाँ पे ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है बी का जो ए के पास है। भैया देखिए बी का एलिमेंट दो ही तो है, 3 और 4, जो सब के सब क्या है, ए के पास तो है। अब यहाँ पे क्या हो गया, ए माइनस बी जो तो निकल आया, लेकिन बी माइनस ए कभी निकल आया क्या, नहीं ना। यहां से क्या हमको मिला कि कभी भी अगर आपके पास टू सेट अगर गिवन है और बोथ सेट आर नॉट इक्वल, तो ऐसे केस में ना तो बी ए माइनस बी और बी माइनस ए कभी भी आपस में इक्वल नहीं हो सकते। ठीक है, ये हो गया केस नंबर फर्स्ट, ये हमारा जो मिल गया। अगर टू सेट्स अगर आपस में इक्वल है तो ऐसा कोई एलिमेंट नहीं होगा, इसका मतलब कि ऐसे केस में अगर मेरे पास टू सेट क्या है आपस में अगर इक्वल हो जाते हैं, सपोज करिए, ठीक है, लेट ये चीज दिखाई गई है, तो ऐसे केस में क्या मिलेगा कि a माइनस बी और b माइनस ए इक्वल होंगे किसके भैया, फाई के, इम्पटी सेट के क्या हो जाएंगे, फाई के, यानी कि नल सेट के बराबर हो जाएंगे। भैया देखो अगर कभी भी अगर आप बात करो, खुद समझो इस चीज को, खुद दिमाग लगाओ, अगर टू सेट अगर आपस में इक्वल हो जाते हैं ए और बी, मतलब ए का जो एलिमेंट है वो सब बी के पास है, बी का सारे एलिमेंट ए के पास है, तो ये क्या कभी ऐसी कंडीशन कभी बन पाएगी ए माइनस बी वाली और या बी माइनस ए वाली, नहीं ना। मतलब ए माइनस बी का मतलब कि ए का वो एलिमेंट जो बी में नहीं है, तो भैया ए और बी तो दोनों इक्वल हैं, ऐसा कोई एलिमेंट है ही नहीं कि जो ए का एलिमेंट जो बी में ना हो और जो बी का एलिमेंट ए में ना हो, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या मिलेगा, ये फाई मिलेगा। ठीक है, इसको भी आपको दिमाग में रखना है।
देखिए चीजें बिल्कुल इजी हैं, बस केवल हल्का सा कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं जिसको आप अच्छे समझिए। ए का वो एलिमेंट जो बी में नहीं है तो उसको बोलेंगे ए माइनस बी बोलेंगे, और बी का वो एलिमेंट जो ए के पास नहीं है क्या बोलेंगे, उसको बी माइनस ए बोलेंगे। अब यहाँ पे देखिए फर्क बिल्कुल साफ हुआ कि अगर ए के पास एक सेट ए है ना, हैज 4 एलिमेंट्स, सेट ए हैज 4 एलिमेंट्स 1 2 3 and 4 and other set B has 2 elements 3 and 4, तो ऐसे केस में क्या हो गया, a माइनस बी जो मैंने फाइंड किया ये क्या हो गया 1 and 2 हो गया, बट b माइनस ए क्या निकल आ गया भैया, एम्प्टी आ गया। यानी कि ऐसा कोई एलिमेंट है ही नहीं b का जो a के पास ना हो, ऐसा कुछ है क्या, दिख रहे हैं आप, नहीं ना। इसका मतलब अगर एम्प्टी हो गया तो मुझे पता है कि एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बोलिए, फाई का यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, फाई का यूज करते हैं। ओके, लेकिन अगर ये फाई कभी करली ब्रैकेट के अंदर आ गया तो यह एलिमेंट कहलाएगा, यानी कि यह सिंगल टर्म सेट हो जाएगा। इसको भी दिमाग में रखिएगा। फाई जो है भैया वो तो मुझे पता है कि फाई को शो करते हैं नल सेट के लिए, लेकिन अगर ये फाई जो है किसी सेट के अगर अंदर बिलोंग कर गया तो वह एक एलिमेंट हो जाएगा ना। तो ऐसे केस में क्या होगा भैया, वो सिंगल टर्म सेट को फॉर्म करेगा। ठीक है, ये भी चीजें आपको पता होनी चाहिए, कभी फाई को लेके आप डिस्टर्बेंस मत होइएगा। भैया देखो करली ब्रैकेट के अंदर जो भी आएगा वो क्या हो जाएगा, एलिमेंट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो बात आपको समझ में आ गई कि भैया अच्छा अब हम बात करते हैं यूनियन ऑफ सेट के बारे में। क्या करते हैं, यूनियन ऑफ सेट के बारे में बात करते हैं। देखिए बहुत आसान चीजें हैं यूनियन ऑफ सेट, है ना, आपने पढ़ रखा है सेट के बारे में। तो अब यहां पे क्या करेंगे, सेट को आपस में क्या करेंगे, यूनियन ऑफ सेट्स। क्लियर, सेट तो मेरे पास तो हमने क्या किया, यहाँ पे सेट कुछ लेने वाला हूं मैं और उसको मैं क्या करूंगा, आपस में मिला के लिखूंगा। उसके एलिमेंट को मैं क्या करूंगा, यूनियन के फॉर्म में लिखूंगा, मतलब कि उसको मिला के लिखना है। यूनियन मतलब क्या, संग होना ना, अब जानते हैं। चलिए मेरे पास एक सेट अगर ये है, लेट ए एंड बी ओके आर टू सेट। सपोज करिए मेरे पास ए और बी क्या है, टू सेट्स है मेरे पास। ठीक है, क्लियर हो गया। अच्छा, तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर देखिए मेरे पास अगर ऐसे कुछ एलिमेंट मैंने चूज किया, चलिए यहां पे मैं लिखा 1 ए बी सी, यहां पे मैं ले लिया क्या, ए बी सी डी ई। मैं बोलूं कि ए और बी के एलिमेंट को मिला के एक सेट बनाइए तो क्या कैसे कैसे बनेंगे, उसी का नाम होता है भैया ए यूनियन बी होता है। अच्छा, मुझे एक बात पता है कि कभी भी एलिमेंट्स को रिपीट तो नहीं करते हैं। एक सेट में कोई एलिमेंट 2 टाइम्स कभी नहीं आएगा। ठीक है, बात में आपको आ रही, 2 बार कभी नहीं लिखा जाएगा भाई। कोई एलिमेंट हमेशा एक ही बार तो लिखा जाएगा। मैंने कहा था रिपीटेशन डज नॉट अलाउड। आगे देखिए, अब यहां मैंने मिलाया, अगर मैंने यहां पे देखा कि ए बी सी डी ई, भाई देखो मैंने सेट के एलिमेंट्स को मिला दिया, लेकिन यहां मैंने एक काम गड़बड़ कर दिया। किया क्या मैंने, ए बी सी एलिमेंट यहां पर भी है, ए बी सी एलिमेंट यहां पर भी, और एक एक्स्ट्रा एलिमेंट डी ई है। मैंने क्या कि इनको डबल डबल टाइम देखो लिख दिया मैंने, लिखा ना। तो क्या ये मेरा रॉन्ग है या राइट है, बताइए पहले, ये रॉन्ग है राइट, रॉन्ग है ना। क्योंकि भैया मुझे पता है कि एलिमेंट्स को रिपीट तो करते नहीं है। इसका मतलब जो जिसका रिपीटेशन अगर है मोर देन 1 टाइम्स अगर है, रिपीटेशन अगर है तो उसको एक ही बार लिखिए। वहां पे बी का देखिए डबल टाइम हो गया तो इसका मतलब बी 1 टाइम्स यहाँ पे आएगा, सी भी डबल टाइम 1 टाइम्स आएगा, और यहाँ पे आ गया डी और आ गया यहाँ पे ए। चलिए, ये तो मेरा एग्जाम्पल नंबर 1 हो गया इस यूनियन के बारे में। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, और मैं आपको कुछ चीजें यहाँ बताने वाला हूँ उस एग्जाम्पल के थ्रू, देखते हैं यहाँ पर। चलिए सपोज कि मेरे पास यहाँ पे एक एलिमेंट है 1 और 2 है, और यहाँ पे बी के पास एलिमेंट कितना है, 3 है और 4 है। मैं कहूँ आपसे कि अगर ए यूनियन बी यहाँ पे आप करो, बनाओ एक सेट बनाओ ये यूनियन बी का, तो क्या बनेगा
1 2 3 4 नहीं बनेगा। अब ये देखो बन तो गया ऐसा सेट। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोई एलिमेंट रिपीट तो नहीं किया गया था, ना ही मैंने रिपीटेशन यहाँ पे जो है देखने को मिला यहाँ पे, ठीक है। सब के सब सिंगल सिंगल टाइम्स यहाँ पे थे, कोई बात नहीं। अच्छा देखिए यहाँ पे जो अगर हम इसके बारे में अगर सोचे, हल्का से दिमाग लगाइए यहाँ पे सभी लोग, तो अगर 3 एलिमेंट के बारे में अगर बात करें तो ये किसके पास है, बी के पास है। 2 किसके पास है, ए के पास है कि नहीं। अभी देखिए मैं एक और काम करने वाला हूं। मैंने बोला कि अगर ए के पास अगर इसी का जस्ट हो जाएगा अपोजिट, मतलब 3 और 4 ए के पास अगर एलिमेंट आ जाता है और बी के पास एलिमेंट क्या आ जाता है भैया, 1 और 2 आ जाता है। अगर मेरे पास ये एलिमेंट है ए और बी के पास, तो ऐसे केस में अगर हम इनको मिलाएंगे आपस में, सेट को बनाएंगे, तो यही चीज यहां मिलेगी सेम टू सेम। बोलिए, मतलब इन सेट के लिए और इन सेट के लिए जो रिजल्ट आपका सेम आएगा ना। अब यहाँ पे क्या समझ में आपको आ रहा है, देखिए 3 एंड जो 4 है वो एलिमेंट या तो ए के पास है या तो बी के पास है, लेकिन यहाँ पे तो दोनों के लिए सेम कंडीशन है। देखिए इसके लिए क्या करेंगे, जो 3 एलिमेंट या तो बी के पास हो सकता है या तो ए के पास हो सकता है। 4 भी या तो बी के पास होगा या तो ए के पास होगा, और 1 भी देखिए होगा या तो ए के पास या तो बी के पास। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया, इन चीजों के बारे में समझिए। अगर मेरे पास लेट x belong to A यूनियन B, अगर मेरा कोई एलिमेंट है x है जो ये यूनियन B में बिलोंग करता है, इसका मतलब इट मीन्स दैट x belong to A और x belong to B। बोलिए, am I right? क्या ये सही बिल्कुल है कि नहीं। यानी कि अगर मेरे पास अगर एक एलिमेंट x है जो कि A यूनियन B के पास अगर है एक एलिमेंट x जो बिलोंग दोनों में करता है इस सेट में, तो क्या ऐसा एक पॉसिबिलिटी नहीं बन सकती है क्या कि x या तो A के पास होगा या तो B के पास होगा। बोलिए, सेम देखिए एग्जांपल यहां मैंने लिया था और इसी एग्जांपल के थ्रू मैं समझाया इस चीज को। तो यहां से क्या मिला, अगर मेरे पास 2 सेट अगर आपस में है ना, क्या है मेरे पास 2 सेट अगर मेरे पास है ए एंड बी अगर है, तो ऐसे केस में देन ए यूनियन बी इज द सेट formed by combination of elements of A and B। बोलिए ये क्या सही है कि नहीं डिफिनेशन। देखिए भैया डिफिनेशन क्या है ना, आप बुक से जो भी लिखा है आप लिखिए उसको, मतलब कहने का जो आप पढ़ते हैं उसी को आप अपनी भाषा में लिख दीजिए, वो भी सही रहेगा, है ना। बुक की भाषा अलग है तो भैया वो भी सही रहेगा, ठीक है। मतलब ऐसा पढ़िए ना ताकि समझ में आ जाए, बस काम फिनिश, ठीक है ना, कोई दिक्कत है आप नहीं। एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे बात करेंगे कि अगर x यहाँ पे मेरे पास एक एलिमेंट है A यूनियन B के पास अगर है, तो ऐसे केस में क्या शो करेगा, या तो x A के पास होगा, अदरवाइज x किसके पास होगा भैया, B के पास होगा, ठीक है। ये भी आपको कंडीशन पता होनी चाहिए, ठीक है ना। ये हमारा होता है यूनियन ऑफ सेट्स, ठीक है। हाँ भाई 2 ही सेट क्यों, आप जो है मोर देन 2 सेट ले सकते हैं, मोर देन 3 सेट ले सकते हैं, 2 सेट लीजिए 3 सेट लीजिए, सबको मिला दीजिए। चलो मेरे पास अगर ऐसे हो जाते हैं ये यूनियन बी यूनियन सी, अगर यहां भी कोई x बिलोंग करता है जिसका मतलब x कहां बिलोंग करेगा, या तो A में होगा, अदरवाइज x B के पास तो होगा, या अदरवाइज x कहां पे होगा, C। यानी x अगर एलिमेंट इसमें अगर एग्जिस्ट करता है इसकी यूनियन में, तो x जो है कहीं ना कहीं तो पक्का होगा, श्योर है, कहीं ना कहीं तो पक्का, किसी किसी के पास तो x होगा।
या सबके पास भी हो सकता है या किसी एक के पास होगा तब भी तो कहलाएगा। चलिए मैंने बोला कि यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है, एक अच्छा एग्जांपल देखिए। मैंने क्या किया कि एक सेट लिया मैंने फाई वाला सेट है, इम्पीडेंस सेट मान लीजिए यहाँ पर हो गया, और एक सेट मेरे पास बी है जिसके पास एलिमेंट कितना है, फाई है। मैं बात करूं अगर आपसे कि क्या बनाएंगे ये यूनियन बी के बारे में अगर बात करूं तो क्या बनेगा, देखिए भाई ए के पास कोई एलिमेंट ही नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे खाली खाली दुकान है, इसका मतलब यहाँ पे कोई एलिमेंट नहीं है, यहाँ पे एक एलिमेंट, यानी दोनों मिला के हमको क्या बन गया, देखिए यहाँ पे ये बन जाएगा। बोलिए बना कि नहीं बना। इसको आप फाई से शो कर सकते हैं, लेकिन ये फाई जो है एक सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ना कि वो एलिमेंट किसी का है। बोलिए यहाँ पे एलिमेंट है क्या, फाई नहीं ना, ये तो नल सेट को रिप्रेजेंट करता है ना फाई। यहाँ पे लेकिन यहाँ पे क्या है, फाई एक एलिमेंट हो गया। देखिए बी के पास जो फाई है ये क्या है, एज इन एलिमेंट। ओके, तब यहाँ पे क्या करेंगे, अगर हम इसको कंबाइन करते हैं सेट ए एंड बी को, तो क्या बनेगा भैया, फाई यहाँ पे इकलौता एलिमेंट यहाँ पे आ जाएगा। ठीक भाई, इसके पास एक ही एलिमेंट तो था ही, फाई, बस दोनों मिलाया। तब देखिए अब ये फाई जो है या तो ए के पास या तो बी के पास है, मतलब किसी एक के पास तो है ना, बी के पास तो है ना, ए के पास नहीं चलेगा, कोई बात नहीं, ए के पास तो है ना, सिंपल सी बात। तो वही चीज यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि अगर एक्स एलिमेंट अगर मैंने बिलोंग किया है ए यूनियन बी में, तो एक्स दोनों में से किसी न किसी के पास तो होगा, तभी तो वो एलिमेंट वहां पे आएगा, अदरवाइज आएगा ही नहीं वो, है ना। चलिए, तो ये चीज हो गई। अब हम लोग सेकेंड टॉपिक हमारा है सेट्स ऑफ इंटरसेक्शन। सेट्स ऑफ इंटरसेक्शन, चलिए ऐसे इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। ठीक है, अच्छा देखिए, अगर हम बात करते हैं यूनियन की, तो सिंबल्स क्या होता है यूनियन का शो करने का, यू होता है। अगर हम बात करें इंटरसेक्शन की, तो इसका सिंबल क्या होता है, कैप होता है ना। एक उल्टा ए बन जाएगा, क्या बनेगा, एक उल्टा ए बन जाएगा। पास में आपको आ गई, ठीक है। तो यहां पे देखिए चीजें आपको ये मिल जाएंगी। तो मैंने क्या बोला कि टू सेट मैंने ले लिया। चलिए ए एंड बी मैंने क्या लिया, लेट ए एंड बी आर टू सेट्स, देन A union B, sorry, A cap B, A intersection B is the set which is formed, जो बनाया गया है, which is formed with कॉमन एलिमेंट। मैंने यहां पे देखो लिख दिया पहले ही, अभी समझाऊंगा बाद में इसको, एलिमेंट। ठीक है, मेरे पास अगर ए और बी दो सेट अगर मेरे पास है, अगर आपको बोला गया कि इनका इंटरसेक्शन फाइंड करिए, तो क्या बोलेंगे, उन दोनों सेट में जो कॉमन एलिमेंट होगा उनका एक सेट बनाएंगे और ये बोल देंगे भैया एक कैप बी हो जाएगा। इसको पढ़ते सिंपली ए कैप बी पढ़ देते हैं। ठीक है, तो मेरे पास एक सेट ए है, उसके पास एलिमेंट दिया गया है 1 2 3। एक सेट मेरे पास है बी, उसके पास एलिमेंट है 2। चलो ठीक है, चलो यहाँ पे सिंपल देखो, यहाँ पे एक सेट मेरे पास अदर है, ए है, इसके पास एलिमेंट ए एंड बी है, और एक सेट मेरे पास बी है, इसके पास एलिमेंट क्या है, सी और डी है। मैं अगर यहां बात करूं कि ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, आप क्या बताओगे इसको, मतलब कि दोनों में कॉमन क्या एलिमेंट दिख रहा है भैया, देखो कोई एलिमेंट बताइए जो कॉमन है तो एक एलिमेंट है कॉमन, कौन सा, 2। क्लियर हो गया। अब यहां पे देखिए, अगर यहां बनाना है आपके पास है तो क्या बनेगा भैया, देखो ए और बी के पास कोई ऐसा एलिमेंट है क्या जो दोनों में कॉमन है, बोलिए, नहीं ना, नहीं है बिल्कुल।
बिल्कुल नहीं है कॉमन, इसका मतलब ये एक ऐसा सेट बना जो कि बिल्कुल खाली खाली है। इसका मतलब 5 हुआ, इसका मतलब नल सेट हुआ, वाइड सेट हुआ या एम्प्टी सेट हुआ। तो मैंने इसके नामकरण तो मैंने किया ही है, 3 नाम इसके पास भाई है ना। बात में आपको आ रही है? देखिए कितना इजी टॉपिक है ये है। अब देखिए यहाँ पर अगर कोई एलिमेंट अगर x बिलोंग करता है कहां पर, ए इंटरसेक्शन बी में, तो ये तो कंपलसरी होगा कि वो एलिमेंट दोनों में होना चाहिए। देखिए तभी तो मिलेगा ना। अगर दोनों में एलिमेंट नहीं है तो भैया ए इंटरसेक्शन यहाँ पे क्या करेंगे, नहीं फाइंड आउट कर पाएंगे। इसका मतलब यहाँ पे अगर इसके बारे में बात करें तो मेरे पास अगर लेट अगर एलिमेंट अगर एक मेरे पास है x है, वो बिलोंग करता है ए इंटरसेक्शन बी, अदरवाइज यू कैन से दैट ए कैप बी। तो ऐसे केस में इंप्लाइड दैट x बिलोंग करेगा ए में एंड x कहां बिलोंग करेगा, बी में। ये जो है एलिमेंट बोथ सेट में बिलोंग करना चाहिए, मस्ट बी, ये बिल्कुल मस्ट बी होना है, तभी तो ऐसा होगा, अदरवाइज होगा नहीं। अब देखिए डिफरेंस क्या दोनों में था, इसको हल्का सा लिख लीजिएगा आप लोग एक साथ। अगर ये ऐसा है कभी भी अगर ए यूनियन अगर बी है, या तो यहां पे ये या तो ये, यहां पे आर लगाते हैं। और अगर यहां पे जो है इंटरसेक्शन के बारे में बात करेंगे तो यहां पे क्या लगाना पड़ेगा, एंड। क्या लगाना पड़ेगा यहां पे, यहां लगाना पड़ेगा भैया एंड। समझिए भैया, ये देखो तो ये जो है मेरे पास फर्स्ट, ये है मेरे पास सेकंड। अगर ऐसा कभी लिखा गया है तो आप समझिएगा कि अगर ये x बिलोंग करता है ये यूनियन b में, तो x या तो a के पास या तो b के पास। अदरवाइज अगर x बिलोंग करता है a कैप b में, तो इसका मतलब x क्या होगा, बोथ सेट में क्या करेगा, बिलोंग करेगा, पक्का करेगा, अदरवाइज कॉमन तो निकलेगा नहीं। ठीक है, बात तो समझ में आ गई। चलिए, तो ये हमारा हो गया भैया इंटरसेक्शन ऑफ सेट हो गया। तो सेट की जितनी भी चीजें थी सब मालूम पड़ी, लेकिन अभी एक चीज बचा है, सिमेट्री ऑफ सेट्स। क्या बोलेंगे, सिमेट्री डिफरेंस ऑफ सेट। क्या बोलेंगे, सिमेट्री डिफरेंस ऑफ सेट। इसको देख लेते हैं हल्का सा, ये क्या होता है, सिमेट्री डिफरेंस ऑफ सेट्स। इसको शो करते भैया है डेल्टा से, ऐसे समथिंग दैट। मेरे पास अगर ए सेट है, इसका सिमेट्री डिफरेंस अगर निकालना है तो क्या होगा, फार्मूला इसका याद कर लीजिएगा, ए माइनस बी और बी माइनस अगर ए, इसको अगर आपस में क्या करें, यूनियन कर दिए इनका, तो ये बन जाता है भैया सिमेट्री डिफरेंस कहलाता है। बात समझ में आ गई। यहां से क्या मिला, अगर मेरे पास अगर कोई सेट अगर ए माइनस बी है, सपोज करिए मेरे पास, चलिए मैंने क्या लिया था वहां पे, एक सेट लिया था ए। चलो यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूं, यहाँ पे क्या बनेगा फटाफट देखते हैं। यहाँ पर यहाँ पे एक एलिमेंट है 4 5, चलिए 3। आप बताओ मुझे कि अगर ए का एलिमेंट निकालना जो बी में ना हो, तो ए का कौन कौन से एलिमेंट जो बी में नहीं है भैया, 1 एंड 2। बोलो कोई दिक्कत यहाँ पे हो रही क्या तेनो, नहीं। अब यहाँ पे बात करते हैं बी का वो एलिमेंट जो ए में ना हो। अब देखो बी का कौन कौन से एलिमेंट जो ए में नहीं है भैया, 4 एंड 5 3 तो है ना, तो क्या हो जाएगा, अगर हम इसको मिलाते तो क्या बनेगा, देखो यहाँ पे अगर हम मिलाएं तो क्या बनेगा, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए इज इक्वल टू, अब कंबाइन करना पड़ेगा, क्या बनेगा भैया, 1 2 4 5, 1 2 4 5, 1 2 4 5। यहां को देख रहे हैं, दोनों में जो कॉमन एलिमेंट था उसको मैंने रिमूव कर दिया यहां से, देखिए बाकी का मैंने बना दिया क्या, एक सेट डिफाइन मैंने कर दिया। क्या कर दिया, एक सेट डिफाइन कर दिया। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं भैया, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या, ए सेट हो जाएगा सिमेट्री डिफरेंस कहलाता है। क्या कहलाता है, सिमेट्री डिफरेंस। ये इसका जो है रिप्रेजेंटेशन होता है, डेल्टा ऐसे करके लिखते हैं, ये हमारा होता है। तो एग्जाम्पल भी आप लिख लीजिए यहाँ पर, इसको फॉर्मूला सिंपली याद कर लीजिए,
ज़्यादा इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। ये होता है आपका सिमेट्री डिफरेंस ऑफ सेट्स होता है। ओके, तीन को टॉपिक को अच्छे से आप रिवाइज करिए, पढ़िए बढ़िया से, बहुत ही इजी टॉपिक है ये सब, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कुछ लॉज के बारे में, जो कि अलजेब्रा का जो लॉ होता है उसके बारे में। तब इसको हम लोग शुरू करने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। लेक्चर 4 आने वाला है, आप इसका वेट करिए, ये भी जल्द आपके पास आने वाला है। तो मैं उसको आप में उसमें क्या करूंगा, आपको सिखाऊंगा कि कुछ लॉ होते हैं हमारे अलजेब्रिक लॉ, उसको आपको यहाँ पढ़ना है, और उस लॉ के बारे में आपको जानकारी पहले से है, ठीक है। बस थोड़ा सा सेट से बिलोंग करके उसको पढ़ना है, तो आपको ये पढ़ाया जाएगा नेक्स्ट टॉपिक में, यानी कि लेक्चर नंबर 4 में वो चीज़ें आने वाली हैं, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, और आप लोग स्वस्थ रहें, अच्छे से रहें, पढ़ाई करते रहें। और देखिए मैथ या हो या कोई सब्जेक्ट हो आपके पास, वो तभी आएगी आपको जब उसका आप रिवीजन करेंगे डेली। मैथ में क्या है ना, रिवीजन मांगता है और मांगता है मोर प्रैक्टिस, मोर रिवीजन मोर प्रैक्टिस, ठीक है। तभी आपकी मैथ स्ट्रांग हो सकती है, ठीक है। आप कॉन्सेप्ट समझिए पहले, उसको खुद अपने से क्या करिए, सीखने के बाद ना खुद उसको अकेले जब कोई सॉल्व करते क्वेश्चन, तो उसको जो बोल बोल के सॉल्व करिए कि चीज़ें ऐसी होती, खुद समझाइए किसी को। सपोज करिए कोई सामने मेरे बैठा हुआ है, उसको आप सब समझा के सॉल्व करिए, तो ऐसे क्या होगा ना, आपके जो कॉन्सेप्ट हैं वो बहुत ही एकदम सटीक हो जाएंगे आपके मन में, और हमेशा वो काम करेगा आपके लिए। और मैथ्स का ये रूल है, अगर आपके पास बेसिक नॉलेज अगर है, चीज़ें अगर आपके पास अगर हैं, फार्मूला तैयार है, बेसिक नॉलेज तैयार है, तो कोई भी क्वेश्चन आएगा XYZ आप सॉल्व कर दोगे उसे, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो मैथ को स्ट्रांग बनाइए, मैथ को स्ट्रांग बनाने के लिए क्या है, मोर प्रैक्टिस एंड मोर रिविजन, ठीक है। एक ही फंडा है जो सबको अप्लाई करना है। ओके, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। लेक्चर नंबर 4 आने वाला है जल्द ही, और मेरे वीडियोस को आप लोग लाइक भी कर सकते हैं अगर आपको अच्छी लगे तब, अदरवाइज मेरी तरफ से कोई भी किसी को बाउंडेशन नहीं है कि आपको लाइक करना ही करना है, ठीक। लाइक तब करिएगा जब आपको वीडियो अच्छी लगेगी, अदरवाइज लाइक नहीं करेंगे तब भी चलेगा। ओके, तब कि मुझे मालूम पड़ेगा ना मेरी वीडियो में कुछ प्रॉब्लम है, तो मैं उसको और इम्प्रूव करूँगा, ठीक है। लेकिन मैं आपके साथ हमेशा हमेशा जुड़ा रहूँगा, ठीक है। और मैं ये ठान लिया हूँ कि मैं आपको मैथ सिखाऊँगा, जो सिलेबस है वो पूरी तरीके से कंप्लीट कराऊँगा उन बच्चों के लिए जो पढ़ नहीं पाते हैं पैसे की वजह से, है ना, फीस नहीं हो पाती उनके पास, तो यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। अदरवाइज जो भी होगा मैं करूँगा आपके लिए, ठीक है। तब तक के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके।